क्या आपको पता है इंडिया में सबसे ज्यादा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट किस बिजनेस में है? टेक स्टार्टअप, रियल एस्टेट? बिल्कुल नहीं। सबसे ज्यादा पैसा है डेस्परेशन बेचने में। जब 24 लाख बच्चे 1 लाख सीट के लिए लड़ते हैं तो पैदा होता है एक ऐसा मार्केट जहां एक पेपर की कीमत 50 लाख तक जाती है। जब हम नीट 2026 के कैंसिल होने की बात करते हैं तो हमें लगता है कि ये एक अनलकी साल था, लेकिन सच ये है कि नीट का कोलैप्स सिर्फ एक सिम्टम है। असली बीमारी हमारे सिस्टम के डीएनए में है। आज हम इन अलग अलग कड़ियों को जोड़कर देखेंगे कि कैसे 1990 का व्यापम 2024 के हजारीबाग से जुड़ा हुआ है और कैसे ये दोनों मिलकर 2026 के नीट पेपर लीक का रास्ता खोलते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस वीडियो के एंड होने से पहले आपको ये जरूर समझ आ जाएगा कि आपकी सक्सेस आपकी मेहनत पे नहीं, किसी माफिया की बिड पर डिपेंड करती है। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ये माफिया ऑपरेट कैसे करता है। इसके लिए हमें 2024 नीट में क्या हुआ था ये जानना पड़ेगा। उससे पहले ये समझिए, ये लोग रातों रात नीट जैसे बड़े एग्जाम को लीक नहीं करते। ये एक सिस्टमैटिक पैटर्न है। पहले ये स्टेट लेवल के एग्जाम को टेस्टिंग ग्राउंड बनाते हैं। यूपी कांस्टेबल, बिहार टीचर रिक्रूटमेंट या फिर एमपी पटवारी जैसे एग्जाम। यहाँ ये अपनी टेक्नोलॉजी और नेटवर्क को टेस्ट करते हैं। जब इन्हें दिखाई देता है कि स्टेट लेवल पर इनका प्रिंटिंग प्रेस या ई रिक्शा वाला मॉडल बिना पकड़े गए काम कर रहा है, तब ये नेशनल लेवल के एग्जाम को टारगेट करते हैं। स्टेट एग्जाम्स इनके लिए बीटा टेस्टिंग होती है और नीट और दूसरे नेशनल एग्जाम इनका फाइनल प्रोडक्ट। लेकिन सबसे दर्दनाक बात यह है कि माफिया के खिलाफ बोलने की कीमत सिर्फ कैरियर गंवाना नहीं बल्कि जान गंवाना भी है। आगे हम देखेंगे कि कैसे जिन लोगों ने भी माफिया के अगेंस्ट आवाज उठाई उनका क्या असर हुआ। पर उससे पहले ये समझिए एक्चुअली 2024 में हुआ क्या था। 11 फरवरी 2024 को यूपी ARO का एग्जाम होता है। सबको लगता है सिक्योरिटी टाइट थी, पर माफिया प्रिंटिंग प्रेस के अंदर ऑलरेडी घुस चुका था। भोपाल की एक हाई सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस में सुनील रघुवंशी नाम का एक वर्कर मशीन रिपेयर के बहाने पेपर को बाहर ले आता है। सवाल ये है कि सिक्योरिटी स्कैनर्स ने उसे पकड़ा क्यों नहीं? क्योंकि सुनील ने मेटल का यूज नहीं किया था। उसने पेपर को फोल्ड करके पानी की बोतल के लेबल के पीछे चिपका दिया था। सिक्योरिटी गार्ड मेटल डिटेक्टर से चेक कर रहे थे और इंडिया का फ्यूचर 20 रुपए की प्लास्टिक बोतल में बाहर आ गया था। ये था इनका स्टेट लेवल प्रोटोटाइप। ठीक 3 महीने बाद यही माफिया नेशनल स्टेज पर आता है। 5 मई 2024 को नीट यूजी का एग्जाम लीक होता है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इस पूरे हाइस का मास्टरमाइंड था पंकज कुमार, जो NIT जमशेदपुर से एक सिविल इंजीनियर है। 5 मई की सुबह जब पेपर SBI बैंक से निकलकर ओसिस स्कूल पहुंचते हैं, तब वहां का सिटी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अंशुल हक और वॉइस प्रिंसिपल इम्तियाज आलम ने पंकज को बैकडोर एंट्री दी। पंकज ने एक सोफिस्टिकेटेड कटर और लाइटर का यूज करके ट्रंक के पिछले हिस्से की सील को इतनी सफाई से हटाया कि सामने से देखने पर किसी को शक तक नहीं हुआ। उसने अंदर से क्वेश्चन पेपर निकाले, उनकी फोटोज खींची और वापस रीसेट कर दिया। जब स्टूडेंट्स को पेपर मिले तब सील इंटैक्ट थी। सिस्टम को लगा सब कुछ सही है, पर सच ये था कि पेपर ह्यूमन करप्शन की वजह से लीक हो चुका था। फिर वो पेपर पहुंचते हैं पटना के खेमनीचक इलाके में। यहाँ एक लर्न प्ले स्कूल था। नाम से तो लगता है कि ये कोई बच्चों के खेलने की जगह है, पर रियलिटी में ये एक सॉल्वर फैक्ट्री थी। सीबीआई ने जब यहाँ रेड मारी तो उनके होश उड़ गए। यहाँ हाफ बंद क्वेश्चन पेपर मिले। एग्जाम से एक रात पहले 20 से 25 बच्चों को यहाँ पे बंद कर दिया जाता है। उनके मोबाइल फोन ले लिए जाते हैं। सॉल्वर कौन थे? एम्स पटना और रिम्स रांची के टॉपर MBBS स्टूडेंट। इन सॉल्वर्स को माफिया ने हायर किया था आंसर निकालने के लिए। रात भर अमीर बच्चों को आंसर रटवाए गए। सवाल ये है कि क्या ये बच्चे इतने बेवकूफ थे कि इनको पता नहीं था कि वो कर क्या रहे हैं? उन्हें बस इतना पता था कि उनके बाप ने 40 लाख दिए हैं और उन्हें सिर्फ रटना है। सिकार और कोटा के 2024 के रिजल्ट उठाकर देखिए। एक ही रीजन के एक ही सेंटर के 38 से 40 टॉपर निकलते हैं। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि कुछ कोचिंग ऑनर्स और माफिया के बीच एक हैंड इन ग्लव रिलेशनशिप है। कोचिंग सेंटर्स को रिजल्ट चाहिए मार्केटिंग के लिए और माफिया को बच्चे चाहिए पैसों के लिए। इन सेंटर्स पर डमी बच्चे बिठाए जाते हैं और जो असली बच्चे होते हैं उन्हें स्पेशल बैचेस के नाम पर माफिया के सेफ हाउसेस तक पहुंचाया जाता है। जब सीबीआई ने एक स्टूडेंट से बात की जो सॉल्वर रह चुका था, उसका लॉजिक सुनिए। सर फीस भरनी थी, घर पे कर्जा था, एक दिन में 15 लाख मिल रहे थे। मैंने सोचा किसे ही पता चलेगा। जब एक टॉपर बच्चे को लगता है कि डॉक्टर बनकर 10 साल में उतना नहीं कमा पाएगा जितना ये एक रात में पेपर सॉल्व करके कमा सकता है, तो समझ लीजिए कि हमने एक ऐसी जनरेशन तैयार कर दी है जिसके लिए एथिक्स की कोई कीमत ही नहीं है।
आपको जानकर हैरानी होगी, पंकज कुमार जैसे लोग तो सिर्फ एक मोहरा होते हैं। 2024 का असली मास्टरमाइंड था संजीव मुखिया। इस नाम को आप याद कर लीजिए क्योंकि ये मेन कैरेक्टर है जो नीट एग्जाम लीक में शामिल है। आपको इसके बारे में आगे पता चलेगा कि कैसे ये 2010 से ऑपरेट कर रहा है। आसान शब्दों में कहें तो पंकज कुमार इस नेक्सस का वो चोर था जिसने वॉल्ट तोड़ा और संजीव मुखिया वो डीलर था जिसने उस चोरी किए हुए माल को पूरे देश में बेचा। अब थोड़ा डेटा देखिए। एनटीए ने उस टाइम क्लेम किया था कि क्वेश्चन पेपर हाई सिक्योरिटी में रखे गए थे, लेकिन हजारीबाग में पेपर्स को एसबीआई बैंक से औसी स्कूल तक ले जाने के लिए ई रिक्शा का यूज किया गया था। 24 लाख बच्चों का फ्यूचर एक ई रिक्शा पर खुलेआम सड़कों पर घूम रहा था। सीबीआई ने इस केस में 40 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया है, जिनमें टॉप टियर कोऑर्डिनेटर शामिल हैं। प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी की नहीं है दोस्तों, प्रॉब्लम है ह्यूमन इंटीग्रिटी की। अगर गार्ड ही चोर के लिए दरवाजा खोल दे तो आप कितना भी बड़ा ताला लगा लो, वो बेकार हो जाता है। लेकिन क्या आपने सुना है उस मौत के खेल के बारे में जहां से ये सब शुरू होता है, जिसे हम व्यापम कहते हैं। व्यापम यानी मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड। इसकी शुरुआत 1970 में हुई थी, लेकिन 1990 आते आते इसमें करप्शन का कैंसर फैल जाता है। 2009 में पहली बार इंदौर में कंप्लेंट्स फाइल होती हैं, पर सिस्टम के कान पर जू तक नहीं रेंगती। 7 जुलाई 2013 ये वो दिन था जब पर्दा उठता है। इंदौर पुलिस ने प्री मेडिकल टेस्ट यानी पीएमटी के दौरान 20 इम्पर्सोनेटर्स प्रॉक्सीज को अरेस्ट किया जो किसी और की जगह एग्जाम दे रहे थे। जुलाई 2013 मास्टरमाइंड को अरेस्ट किया जाता है। उसके पास से मिलते हैं उन हजारों स्टूडेंट्स के नाम जिनकी ऑलरेडी सेटिंग हो चुकी थी। इस स्कैम का आर्किटेक्ट था डॉक्टर जगदीश सागर। उसने एक ऐसा मैकेनिकल सिस्टम बनाया जिसे कहा गया इंजन बोगी मॉडल। बहुत ही सिंपल था। इंजन मतलब एक ब्रिलियंट स्टूडेंट और बोगी मतलब एक अमीर बाप का बेटा। सिस्टम के अंदर बैठे कंट्रोलर्स जैसे पंकज त्रिवेदी जो एग्जाम कंट्रोलर था मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का, रोल नंबर को ऐसे मैनिपुलेट करता था कि इंजन और बोगी की सीट आगे पीछे हो या फिर बगल में हो। इंजन सॉल्व करता था और बोगी कॉपी करता था। इसके लिए अमीर बाप से 20 लाख से 50 लाख लिए जाते थे। सवाल ये है कि क्या सिस्टम को दिखाई नहीं दे रहा था? दिख रहा था, पर सिस्टम की आंखों पर पॉलिटिकल डोनेशन की पट्टी बंधी हुई थी। ये सिर्फ पैसों का स्कैम नहीं था, इसे इंडिया का सबसे डेडली स्कैम कहा जाता है, क्योंकि जैसे ही इन्वेस्टिगेशन तेज होती है लोग मिस्टीरियसली मरने लगते हैं। विसल ब्लोअर आशीष चतुर्वेदी के मुताबिक ये गिनती 150 के पार है, लेकिन ऑफिशियल रिकॉर्ड सिर्फ 40 से 50 मौतों की बात करते हैं। नम्रता डैमोर एक 19 साल की मेडिकल स्टूडेंट, उसने गलत रास्ते से एडमिशन लिया था और वो विटनेस बन सकती थी। 7 जनवरी 2012 को उसकी लाश उज्जैन के एक रेलवे ट्रैक पर मिलती है। पुलिस ने पहले कहा कि सुसाइड है। 3 डॉक्टर्स की ऑटोप्सी में आया कि दम घुटने की वजह से मौत हुई है, लेकिन हैरानी की बात देखिए, बाद में एक फोरेंसिक एक्सपर्ट ने इसे फिर सुसाइड डिक्लेयर कर दिया। सबूतों को इतनी सफाई से मिटाया गया कि सच कभी बाहर ही नहीं आ पाया। अब आते हैं सबसे शॉकिंग मौत पर। अक्षय सिंह, इंडिया टुडे के एक नए और निडर जर्नलिस्ट। वो नम्रता डैमोर के परिवार का इंटरव्यू लेने के लिए झबुआ गए थे। इंटरव्यू के दौरान ही उनके मुंह से झाग निकलने लगती है और वो गिर जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो जाती है। एक जर्नलिस्ट जो इस स्कैम को एक्सपोज कर रहा था, उसका ऐसे मारे जाना कोई कोइंसिडेंट नहीं था। ये एक मैसेज था कि अगर आप इस सिस्टम के खिलाफ बोलोगे तो अगला नंबर आपका होगा। व्यापम में 2500 से ज्यादा लोग अक्यूज थे। 20 से ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स और मंत्री जैसे लक्ष्मीकांत शर्मा जेल गए। लेकिन आज क्या स्टेटस है? कन्विक्शन रेट ना के बराबर है। व्यापम ने जो रास्ते दिखाए उस पर चलकर नए एम्परर्स पैदा हुए। एक ऐसा प्यून जो 4000 करोड़ का मालिक बन गया। एक ऐसा टॉपर जिसने मेडिकल छोड़कर प्रॉक्सी माफिया ज्वाइन कर लिया। कौन है ये लोग? कैसे इन्होंने पूरे देश को अपनी मुट्ठी में कर रखा है? और कैसे 2024 और 2026 के नीट लीग का रिमोट कंट्रोल इनके ही हाथ में था? सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम है रंजीत डॉन उर्फ कुमार सुमन सिंह। रंजीत डॉन का राज चला अर्ली 2000s में। रंजीत ने वो ब्लूप्रिंट बनाया जिसे आज बाकी लोग फॉलो कर रहे हैं। नवंबर 2003 में सीबीआई ने रंजीत को अरेस्ट किया कैट एग्जाम लीक करने के जुर्म में। उसने सिर्फ कैट नहीं, एम्स, एमबीबीएस और सीबीएसई जैसे पेपर लीक किए थे। उसने बिहार के आम बच्चों को मेडिकल कॉलेजेस में अरेस्ट किया था। रंजीत ने 2004 में लोकसभा और 2005 में बिहार असेंबली इलेक्शन भी लड़ा। आज वो जेल से बाहर है, पर माना जाता है कि उसने एक ऐसा मास्टरमाइंड डीएनए जनरेट कर दिया है जो आज भी फंक्शनल है। उसका लॉजिक सिंपल था, कानून से बचना है तो कानून बनाने वालों में शामिल हो जाओ। अब बात करते हैं संजीव मुखिया उर्फ लॉटन की।
ये नाम ऑलमोस्ट हर केस में जुड़ा हुआ है, जिसकी बात हमने पहले भी करी थी। इसका राज रंजीत डॉन के बाद शुरू होता है और आज 2026 तक सबसे ज्यादा एक्टिव माना जाता है। संजीव बिहार की एक यूनिवर्सिटी में 4th ग्रेड का प्यून था। एक प्यून की सैलरी 15 से 20 हजार होनी चाहिए, लेकिन संजीव का एम्पायर 4000 करोड़ से ज्यादा का बताया जाता है। 2016 से 2024 के बीच मुखिया ने इनसाइडर्स के साथ सेटिंग की। 2016 का बीपीएससी लीक हो, 2024 का बीपीएससी टीआरई 3 हो, नीट 2024 हो या नीट 2026, हर जगह संजीव मुखिया का नाम आता है। यहाँ पे हैरानी की बात यह है कि इसका बेटा डॉक्टर शिवम, जो खुद एक डॉक्टर है, वो बीपीएससी लीक केस में जेल में बंद है। तीसरा और सबसे बड़ा मॉडर्न चेहरा है रवि अत्री का। ये वो चेहरा है जो बताता है कि कैसे हमारा कोचिंग सिस्टम क्रिमिनल्स पैदा कर रहा है। 2007 से 2012 के बीच रवि कोटा गया, टॉपर बना, पीजीआई रोहतक में एडमिशन तक लिया। फिर 4th ईयर में उसे समझ आ गया कि डॉक्टर बनने से ज्यादा पैसा डॉक्टर बनाने में है। 2015 के AIPMT लीक में पहली बार रवि अत्री का नाम सामने आया। उसने सर्जिकल ईयरफोन्स और ब्लूटूथ वेस्ट का मॉडल परफेक्ट किया था। रवि अत्री एक्सपर्ट है प्रॉक्सीज और प्रिंटिंग प्रेस ब्रिज का। यूपी पुलिस कांस्टेबल लीग 2024 में रवि अत्री का ही हाथ था। उसने सीधा प्रिंटिंग प्रेस के ट्रांसपोर्ट ट्रक से पेपर चोरी करने का नेटवर्क बनाया था। रवि अत्री और संजीव मुखिया अभी तो जेल में हैं, लेकिन 2026 के पेपर लीक में जो पैटर्न सामने आए हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे इनका नेटवर्क काम करता है। अब समझते हैं कि नीट 2026 के एग्जाम में एक्चुअली हुआ क्या है। एग्जाम से एक हफ्ता पहले 26 अप्रैल को सबको लगता है कि एनटीए ने 5G जैमर्स और AI CCTV लगाकर सिस्टम को फुल प्रूफ कर दिया, पर जो ब्रीच था टेक्नोलॉजी में नहीं हुआ, वो सिस्टम के अंदर हुआ था। गुरुग्राम के एक पार्किंग लॉट में राजस्थान के दो भाई दिनेश और मांगलिक एक डॉक्टर से मिलते हैं। डील फिक्स होती है 30 लाख रुपए में, बदले में उन्हें मिलता है नीट का असली क्वेश्चन पेपर। अब यहाँ एक बड़ा सवाल आता है कि ये पेपर आया कहाँ से। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन पॉइंट करती है नासिक के एक प्रिंटिंग प्रेस की तरफ, मतलब जहां से पेपर प्रिंट होकर निकल रहा था वहीं से वो लीक हो चुका था। अब इन लोगों ने एक बहुत ही स्मार्ट तरीका अपनाया। अगर ये डायरेक्टली पेपर लीक करते तो पकड़े जाने का डर था, इसलिए इन्होंने बनाया एक गेस पेपर। इन्होंने टोटल 410 क्वेश्चंस का एक सेट तैयार किया। इन 410 में से 135 क्वेश्चन वही थे जो असली एग्जाम में आने वाले थे। केमिस्ट्री में तो हद हो गई, 46 में से 45 क्वेश्चन बिल्कुल सेम सीक्वेंस में थे। बायोलॉजी के पूरे 90 के 90 क्वेश्चन मैच कर रहे थे। इनका लॉजिक सिंपल था, अगर पुलिस पकड़े तो बोल देंगे कि हमने तो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे। कोइंसिडेंस से मैच हो गए। स्मार्ट राइट, बट नॉट स्मार्ट इनफ फॉर फोरेंसिक एनालिसिस। लीक का असली सोर्स बना व्हाट्सएप और टेलीग्राम। एक ग्रुप बनाया गया प्राइवेट माफिया के नाम से। मेंबरशिप फीस थी 5000 से 30,000 तक। एक मेडिकल स्टूडेंट केरला से पेपर फॉरवर्ड करता है अपने पिताजी को, जो सिकार राजस्थान में पीजी हॉस्टल चलाते थे। एग्जाम की एक रात पहले बेटा लिखता है, पापा हॉस्टल के बच्चों को ये दे देना, पर पिता सो चुके थे। अगली सुबह जब तक वो जागे, लड़कियां एग्जाम देने जा चुकी थी। वो उन्हें पेपर दे ही नहीं पाए। बाद में वही पिता पूरे स्कैम का एक सबसे बड़ा सोर्स बने। जो पेपर गुरुग्राम के ढाबों और होटल्स में 30 लाख से 50 लाख में बिक रहा था, वो एग्जाम की सुबह तक शिकार और जयपुर की गलियों में व्हाट्सएप पर 30,000 और 50,000 में मिलने लगा था। इट वॉज अ डिजिटल वायरस दैट नो फायरवॉल कुड स्टॉप। अभी भी सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी है। अगर कुछ नया पता चलता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आता है कि जब ये लोग इतना पैसा छापते हैं तो इतने सालों तक कैसे खुलेआम घूमते हैं। इसके दो रीजन सामने आते हैं, पहला मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरा पॉलिटिकल प्रोटेक्शन। इसे ऐसे समझिए, अगर संजीव मुखिया या रवि अत्री जैसे लोग 100 करोड़ रुपए बैंक में डायरेक्टली जमा करेंगे तो इनकम टैक्स उन्हें अगले दिन ही धर लेगा। इसीलिए ये पैसा कभी सिस्टम में आता ही नहीं है। इसे कहते हैं हवाला रूट। एस्पिरेंट्स के पेरेंट्स से कैश लिया जाता है। ये कैश लोकल एजेंट्स के जरिए हवाला ऑपरेटर्स तक पहुंचाया जाता है। वहां से ये पैसा टोकन्स के जरिए दुबई और सिंगापुर भेज दिया जाता है और फिर वही पैसा एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या शेल कंपनीज के जरिए वापस इंडिया में आता है, एकदम सेफ और वाइट होकर। अब आते हैं सबसे कड़वे सच पर, ये माफिया इतने सालों तक इम्यून कैसे रहता है। रंजीत डॉन ने इलेक्शन लड़ा, संजीव मुखिया की पत्नी ने भी इलेक्शन लड़ा। क्यों? दोस्तों, इलेक्शन लड़ने के लिए चाहिए होता है बहुत सारा कैश। माफिया ये कैश प्रोवाइड करता है, बदले में उन्हें मिलती है पॉलिटिकल पैट्रोनेज।
जब इन्वेस्टिगेशन उन तक पहुंचने वाली होती है तब अचानक फाइल्स गायब हो जाती हैं या फिर ऑफिसर का ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसे कहते हैं हैंड इन ग्लव रिलेशनशिप। ईडी के पास पीएमएलए के 5000 से ज्यादा केसेस हैं, पर कन्विक्शन रेट सिर्फ 0.8% है। यानी 100 में से एक इंसान को भी सजा नहीं मिलती। जब सजा का डर ही नहीं होगा तो क्राइम रुकेगा ही क्यों? पैसा सिर्फ रियल स्टेट में नहीं जाता, ये लोग बेनामी एसेट्स के एक्सपर्ट होते हैं। ड्राइवर्स के नाम पे जमीन, रिश्तेदारों के नाम पे लग्जरी कार्स। बिहार और राजस्थान के कुछ इलाकों में अचानक लैंड प्राइस का बढ़ना इसका एक सबसे बड़ा सबूत है। माफिया जानता है कि अगर वो पकड़े गए तो उनकी प्रॉपर्टी लीगल बैटल्स में 20 साल तक फंस जाएगी। तब तक उनका अगला जनरेशन उस पैसे पर राज करेगा। दोस्तों, जब आप नीट या जेई का फॉर्म भरते हो तो आपको लगता है कि ये एग्जाम भारत सरकार द्वारा कराया जा रहा है। आपको लगता है कि सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सरकारी अफसरों की होगी, लेकिन सच ये है कि एनटीए सिर्फ फ्रंट है। पेपर सेट करने के अलावा एग्जाम सेंटर्स चलाना, कंप्यूटर मैनेज करना, बायोमेट्रिक लेना और सिक्योरिटी संभालना, ये सब उन प्राइवेट वेंडर्स और कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ को आउटसोर्स कर दिया जाता है, जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता है। अगर मैं आपको अपने घर की चौकीदारी के लिए पैसे दूं और आप वो काम किसी ऐसे इंसान को दे दो जो पहले से ही चोरी में पकड़ा गया हो, तो गलती किसकी है? एनटीए कई बार उन प्राइवेट कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट देती है जो पहले से ही कंट्रोवर्सीज में है। सातवत इंफोसोल का नाम देखिए, जिसे खुद एनटीए ने 2020 में 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया था। लेकिन हैरानी की बात यह कि जैसे ही इनका बैन पीरियड खत्म हुआ, ऐसी मर्करी रिकॉर्ड वाली कंपनीज को दोबारा बड़े एग्जाम का इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगा। सवाल ये है कि एक बार धोखा देने के बाद भी इन्हें सिस्टम में वापस क्यों आने दिया जाता है? अब ये समझिए, एनटीए के पास बच्चों की फीस से आया 448 करोड़ रुपए का सरप्लस फंड पड़ा हुआ था। सरप्लस का मतलब होता है वो मुनाफा जो सब खर्च निकाल कर बच गया है। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने खुद कहा था कि ये पैसा सिक्योरिटी और टेक बढ़ाने में खर्च करो। पर आप ये सोचिए, इतना पैसा होने के बावजूद भी सिक्योरिटी आउटसोर्स्ड क्यों है? क्यों एनटीए अपने खुद के हाई सिक्योरिटी एग्जाम सेंटर्स और सर्वर रूम नहीं बनाता है? सिस्टम कॉस्ट कटिंग के चक्कर में बच्चों की जिंदगियों से खेल रहा है। एक बच्चा 1500 से 2000 रुपए की फीस भरता है ताकि उसे एक फेयर एग्जाम मिले, पर एनटीए वो पैसा बैंक खातों में जमा करके बैठा हुआ है। एक तरफ 448 करोड़ का सरप्लस और दूसरी तरफ सिक्योरिटी के नाम पे जीरो एग्जीक्यूशन। इसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एट इट्स वर्स्ट। किसी भी देश का फ्यूचर उनके बच्चों की मेरिट पर निर्भर करता है। अगर सिस्टम मेरिट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता तो वो देश कभी डेवलप बन ही नहीं सकता। चलिए इंडिया के नीट एग्जाम को कंपेयर करते हैं दुनिया के 2 सबसे कठिन और बड़े एग्जाम से, चाइना का गाओकाओ और साउथ कोरिया का सनयोंग। जब आप ये कंपैरिजन देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि सीरियस होना किसे कहते हैं। एक तरफ वो देश है जहां एग्जाम के लिए पूरी इकोनॉमी रुक जाती है, और एक तरफ हम हैं जहां एग्जाम पेपर की सुरक्षा एक 20 रुपए की बोतल से हार जाती है। सबसे पहले बात करते हैं चाइना की। वहां का गाओकाओ एग्जाम दुनिया का सबसे मुश्किल एग्जाम माना जाता है, लेकिन वहां सिक्योरिटी का लेवल क्या है? चाइना में गाओकाओ के पेपर्स हाई सिक्योरिटी जेल्स के अंदर प्रिंट होते हैं। जो वर्कर्स वहां प्रिंटिंग करते हैं वो एग्जाम से 3 महीने पहले जेल के अंदर बंद कर दिए जाते हैं। उनका बाहर की दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं होता। सेंटर्स के ऊपर ड्रोन उड़ाए जाते हैं ताकि कोई भी अब नॉर्मल रेडियो सिग्नल्स को स्कैन किया जा सके। अगर आप वहां चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं तो वहां सिर्फ फाइन नहीं लगता, वहां सीधा जेल होती है। चाइना के लिए उनका एग्जाम उनकी नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा माना जाता है। अब आइए साउथ कोरिया पर। वहां सनयोंग एग्जाम के दिन पूरा देश एक साइलेंट मोड पर चला जाता है। एग्जाम के दिन पूरे देश में सुबह के वक्त कमर्शियल फ्लाइट्स और मिलिट्री एक्सरसाइज को बंद कर दिया जाता है ताकि इंग्लिश लिसनिंग टेस्ट के वक्त बच्चों को डिस्टर्ब ना हो। सरकारी दफ्तर 1 घंटा देरी से खुलते हैं ताकि बच्चों को ट्रैफिक ना मिले। अगर कोई बच्चा लेट हो जाता है तो पुलिस बाइक्स का यूज करती है उन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिए। वहाँ एग्जाम सिर्फ बच्चों का नहीं होता, वहाँ एग्जाम पूरे सिस्टम का होता है। वहाँ मेरिट प्रोटेक्ट करना पूरे देश की इज्जत का सवाल होता है। ये कंपैरिजन सिर्फ ये दिखाने के लिए था ताकि आपको ये समझ में आए कि हम खड़े कहाँ हैं। जब सिस्टम फेल होता है तो सिर्फ एक एग्जाम कैंसिल नहीं होता, हजारों बच्चों के सपने टूटते हैं और कभी कभी वो बच्चे मौत को छू लेते हैं। हम अक्सर डेटा की बात करते हैं, लेकिन ये डेटा सुनकर शायद आपको नींद तक ना आए। 2024 में इंडिया में 14,488 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया था। इसका मतलब समझते हैं? हर घंटे में देश का एक बच्चा अपनी जान ले रहा है।
ये कोई डेटा पॉइंट नहीं है, ये 14,488 टूटे हुए सपने हैं। अब आते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। सरकार ने एंटी पेपर लीक लॉ 2024 लाई थी। 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए का फाइन। सुनने में तो बहुत ही स्ट्रिक्ट लगता है, लेकिन क्या कानून की कमी थी? पीएमएलए था, आईपीसी था। प्रॉब्लम कानून की नहीं, कन्विक्शन की है। जब तक कन्विक्शन रेट 1% से कम रहेगा, तब तक माफिया को 10 साल क्या 100 साल की सजा से भी डर नहीं लगेगा। ये लॉ सप्लाई साइड को शायद रोक ले, लेकिन डिमांड साइड का क्या? जब तक 24 लाख बच्चे 1 लाख सीट के लिए मौत की लड़ाई लड़ते रहेंगे, तब तक माफिया कोई ना कोई बैकडोर ढूंढ ही लेगा। हमें सीट्स बढ़ानी होगी और एग्जाम के प्रेशर को कम करना होगा। एंड में मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, हम सिर्फ क्वेश्चन पेपर नहीं लीक कर रहे, हम भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड लीक कर रहे हैं। हम एक ऐसी जनरेशन तैयार कर रहे हैं जो मेहनत से ज्यादा सेटिंग्स पर भरोसा करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरी बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।